हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज हम प्यारे बच्चों यहाँ पर क्लास 11 फिजिक्स में सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, बहुत इजी वे से हम समझाएंगे। और इसका जो हम निकालते हैं परिमाण है ना, किसी भी हम सदिशों के त्रिभुज में से परिमाण कैसे निकालते हैं, और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका परिभाषा समझेंगे प्यारे बच्चों कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, यानी त्रिभुज से ही संबंधित है, ये चीज तो क्लियर हो गया। और सदिशों के योग का मतलब सदिशों का योग करेंगे, ये भी क्लियर हो गया। तो दो चीज तो आपको पता हो गया अभी इस टॉपिक से कि सदिशों का योग लगाएंगे, साथ में त्रिभुज लेकर चलेंगे। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम यानी सदिश का योग, यानी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। जैसे दो सदिश हम लेकर चलते हैं ए और बी, तो इनका हम योग करेंगे, ठीक है, वो भी त्रिभुज के सहारे। एक त्रिभुज बनाते हैं प्यारे बच्चों, उस त्रिभुज के सहारे। तो कहा क्या गया कि जब कह दिया भाई दो सदिश हैं और दो सदिश को हम कहीं ना कहीं त्रिभुज के नियम के आधार पर लगाएंगे, मतलब त्रिभुज से संबंधित करेंगे, त्रिभुज से संबंध बनाएंगे। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूं। ये त्रिभुज मैंने बनाया और ये बताया गया, थोड़ा समझने की कोशिश करें। बहुत सिंपल है कि हम दो सदिश मानकर चलते हैं और उन दो सदिशों को हम किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ संलग्न कर देते हैं। जैसे हमारा एक O है, ये P है, Q है, तो OP के साथ हमने A को संलग्न कर दिया और PQ के साथ हमने B को संलग्न कर दिया। मतलब हमने दो सदिश लिया था और त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ संलग्न कर दिया। तो डायरेक्शन इसका एक ही ओर होना चाहिए, जैसे O से P। अब PQ का डायरेक्शन P से Q, एक ही ओर डायरेक्शन होना चाहिए। फिर से समझो, दो सदिशों को त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ हम संलग्न कर दिया, जिनकी दिशा एक ही ओर है, क्रम एक ही ओर है। तब जो त्रिभुज का तीसरा भुजा है, जैसे हमारा OQ, वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करता है। मतलब हमने A और B को जब जोड़ा, योग नियम है, तब जो इसका परिमाण होगा R होगा, जो कि त्रिभुज के तीसरे भुजा के साथ संलग्न होगा। बस यही है सदिश योग का त्रिभुज नियम। कितना सिंपल है, समझ में आया। बोला क्या गया प्यारे बच्चों कि दो सदिश को हमने ले लिया और त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के साथ एक ही क्रम में संलग्न कर दिया, तब उसका जो परिणामी है वो त्रिभुज के तीसरी भुजा को इंगित करेगा। मतलब हमारा एक त्रिभुज का भुजा OP था, यदि वेक्टर लगा दें कि तो OP हो जाएगा। इसका P से Q की ओर दिशा है तो PQ हो जाएगा। तब इसका परिमाण तीसरी भुजा OQ प्रदर्शित होगा, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए A धन B बराबर R। यही सदिश योग का त्रिभुज नियम है। मुख्य रूप से इसका परिमाण निकालना जिससे आता है वही महान व्यक्ति कहलाता है। थोड़ा सा देख लो, यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, चित्र में भी देखो, O से P, P से Q की ओर हमने प्रदर्शित कर दिया, प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा, उसका देख सकते हो यहाँ पर त्रिभुज की तीसरी भुजा OQ है, तो उसका परिमाण और सदिश परिमाण और दिशा में दोनों में प्यारे बच्चों जो आपका त्रिभुज की तीसरी भुजा है वो इनके विपरीत क्रम में प्रदर्शित करेगा। यहां भी मैंने बताया था कि दो हमारे पास सदिश हैं, त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ संलग्न कर दिया, जिनका एक ही क्रम है। तब प्यारे बच्चों इनके विपरीत क्रम में जो तीसरी भुजा है वो इन सदिशों के परिणामी या परिमाण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। परिणामी सदिश का मतलब ये हो गया कि इनका जो परिमाण हम निकाल रहे हैं तो उनका मान, ओके, योग का मान। जैसे हमने एक सदिश A ले लिया, दूसरा सदिश B ले लिया, जब इनको एक त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ एक ही दिशा में संलग्न कर दिया जाए तो इनका जो परिणामी सदिश है वो वेक्टर R होगा, जो इन सदिशों की दिशा के विपरीत होगा। देखो, O से P चल रहे थे, P से Q, अब Q से O की ओर चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परिमाण जो है इसका विपरीत दिशा में व्यक्त होगा। ओके, समझ में आ गया। यहां पर थोड़ा लिख भी दिया, A और B दो सदिश है जो त्रिभुज OPQ की दो भुजाओं OP और PQ से संलग्न है, तब सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सिंपल है। यदि क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो इतना आप कर दोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है फिर बच्चों, आप लोग तैयार कर लोगे, आगे चलकर ये आपको काम में आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। अब हम इसका परिमाण निकालना चाहते हैं, R का मान वास्तव में होता कितना है वो चीज यहां पर हम क्लियर करेंगे। समझ रहे हैं, परिणामी सदिश R का परिमाण हम कितना निकालेंगे। परिणामी सदिश हमारे पास R है, इसका परिमाण टोटल, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें एक फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा।
तो चलिए शुरू करते हैं इस डायग्राम के साथ। प्यारे बच्चों, हम डायग्राम पहले भी बना लिए हैं कि जैसे हम यदि आपसे कह दें कि दो सदिश हमने ले लिया, एक OP और दूसरा PQ, है ना, यानी वेक्टर A और वेक्टर B, जो कि हमने त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ OP और PQ के साथ संलग्न कर दिया। तो हमारा जो OP भी एक सदिश बताने लगा, PQ भी हमारा एक सदिश हो गया, क्योंकि इसकी दिशा परिमाण दोनों है और एक ही क्रम में व्यवस्थित करा हमने। क्योंकि सदिश योग का त्रिभुज नियम आपने पढ़ा है कि दो सदिशों को, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को एक ही क्रम के साथ इन्हें संलग्न कर दिया जाए, तब उसका जो परिणामी सदिश R है वो इन सदिशों के विपरीत क्रम में तीसरी भुजा से संलग्न होगी, यानी तीसरी भुजा से प्रदर्शित होगी। समझ में आया? यानी A का डायरेक्शन, B का डायरेक्शन। अच्छा, इसके बीच हमारा जो R है और A के बीच कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा, क्योंकि त्रिभुज है। प्यारे बच्चों, हमने मानकर चला कि जैसे हमारे पास दो सदिश हमने लिया, वेक्टर A और वेक्टर B, इसको हमने OP के साथ और एक को हमने PQ के साथ संलग्न कर दिया जाए, तो इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं A और B के बीच कुछ तो कुछ कोण बनेगा। सिंपल है, बनेगा। सिंपल समझ के चलिए थोड़ा सा। यदि हम A को आगे बढ़ा दें और ये B हमारा ही है, तो इसके बीच कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा। तो हमने ठीक है थीटा कोण बना दिया। अब थीटा भी हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये उस पर डिपेंड करता है कि कोण कितना बन रहा है। तो ये कोण हमको पता रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ओके, ये जो एंगल्स है हमें पता रहेगा कि A और B के बीच कोण कितना है, ये थीटा है। अब हमने कहा कि जो OP का जो वेक्टर फॉर्म है, जो OP की भुजा है, उसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और Q से T पर लंब डाल दिया। लंब डालने का तात्पर्य हुआ, जैसे हमने लंब डाला तो यहां पर जो कोण बना 90 डिग्री बन गया। कितना बन गया? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बनाने का तात्पर्य है कि हमारे पास दो समकोण त्रिभुज मिल चुके हैं। एक तो हमारा यहाँ पे PTQ, ये छोटा वाला, और एक बड़ा वाला, क्योंकि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहां पर दो त्रिभुज है, एक छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज हमारे समकोण त्रिभुज हैं। कौन से त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसी को लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों। यहीं पे हमने जो लिखा है तो देख सकते हैं आप लोग, जो हमने समझाया वही चीज लिखा है कि दो सदिश A और B है, त्रिभुज OPQ की भुजाओं OP और PQ के द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाता है। कर दिया हमने प्रदर्शित। हमने कहा वेक्टर है और वेक्टर B के बीच जो कोण है थीटा है, हम OP को आगे T तक बढ़ाते हैं और OT लंब डालते हैं। लंब डाल दिया तो हमारा बन गया 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री बन गया तो हमारा एक त्रिभुज बन गया। चलो शुरू करें। सबसे पहले हम चाहे बड़ा त्रिभुज ले लें चाहे छोटा त्रिभुज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पहले हम बड़ा त्रिभुज ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, तो समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे। कौन सा त्रिभुज प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है? O से हम चलेंगे T तक चलेंगे और T से चलेंगे Q, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग। कर्ण 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है, यानी OQ आपका कर्ण है, OQ आपका कर्ण है। फिर लंब आप ले लो QT, या इसके जगह आप ले सकते हो OT, दोनों कुछ भी ले, एक भुजा है, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, थोड़ा R नहीं ये T होगा। तो OT का वर्ग हमने कर दिया, प्लस का प्यारे बच्चों QT का वर्ग कर दिया हमने, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। यदि मैं आपसे कह दूं कि जो OT बना है ना, जो आपका OT बना है, ये जो OT बना है दो भागों से मिलकर बना है। एक तो OP और PT से मिलकर बना है। सही बात है सर। तो OP से मिलकर बना है और PT से मिलकर बना है, दो भागों से मिलकर बना है। और ये जो QT है, तो ये QT को QT स्क्वायर रहने दो। यहां तक क्लियर है? डाउट समझ में आ रहा है इतना? अच्छा, अब जब टूटता है, जैसे A प्लस B का होल स्क्वायर हम करेंगे, तो यहां पर OQ का वर्ग बराबर A का वर्ग, है ना, प्लस B का वर्ग यानी PT स्क्वायर, प्लस 2AB यानी 2OP इंटू PT, ये दोनों हो गया, प्लस QT का वर्ग हो गया। ठीक है, ये QT का वर्ग हो गया। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत? चलो, हमें OP का मान पता है A, बिल्कुल सही है। हमें OQ का मान पता है R, ये भी सही है। लेकिन यार हमें ना तो QT का मान पता ना तो PT का मान पता, ये दोनों का मान ही पता नहीं है। अब क्या करें सर? अब क्या करें? तो एक काम करते हैं, एक ऐसा फार्मूला लगाते हैं जिससे हमारा PT का मान भी आ जाए और हमारा QT का भी मान आ जाए।
तो एक छोटा वाला त्रिभुज लेकर चलते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिएगा एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, जानते हैं कौन सा? छोटा वाला। देखो P से T तक चलेंगे, P से T और Q में। देखो जरा, यदि मैं कह दूं बच्चा लोग साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो QT लंब, और सबसे बड़ी भुजा PQ क्या है? कर्ण है। ठीक है, तो ये कर दोगे आप QT अपान PQ कर दोगे। सही बात है। QT का मान तो हमें नहीं पता, लेकिन PQ का मान हमको पता है B, PQ का मान हमें पता है B, तो इसका पक्षांतर कर दो। तो या तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, कैसा करोगे सर? QT बराबर आप निकाल लो, तो QT बराबर हो जाएगा PQ का, इधर कर दोगे तो PQ का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, PQ साइन थीटा। ओके, अच्छा एक फार्मूला आपने पढ़ा है कास के फॉर्म में। कास के फॉर्म में यानी कास थीटा का फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा। कास थीटा का होता है बच्चा लोग आधार, तो आधार हो जाएगा PT नीचे वाला, देख लो अभी दिख रहा है, और कर्ण तो आपको पता है PQ है, डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कास थीटा का मान यदि हम यहां पे ना निकाल कर नीचे कर देते तो अच्छा रहता। ठीक है, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और कर देते हैं PT बराबर, तो ये आ जाएगा PQ कास थीटा। अब देखो PT का भी मान आ गया और QT का भी मान आ गया। अब इन दोनों का हम मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो आगे आप लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, यानी QT व PT का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो भाई मक्खी परेशान कर रही है ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने मार दिया, आप बड़े हमदर्दी नहीं है ना। चलो इतना परेशान करते हैं यार, पढ़ाने नहीं देते हैं 1 मिनट शुद्ध कि पढ़ा लेंगे, इतने ये सारे कीड़े परेशान करते हैं। गांव में रहता हूं ना यार भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, कीड़ों के साथ दोस्ती बनाकर रखा हमने। चलो समीकरण 1 देखो कितना भाई साहब, OQ है तो OQ का वर्ग है तो रहने दो, बराबर में OP का तो OP वर्ग। PT का मान हमको पता है, PT का हमारा है PQ cos थीटा। क्या है? PQ cos थीटा हमने निकाला था। ठीक है सर, ये कर दिया हमने, प्लस का OP और PT। OP का मान हमें पता है क्या? हाँ सर, तो OP का तो रहने दो, कुछ नहीं उसके साथ करना है। अब हमको PT की जगह रखना है और PT की जगह रखना है PQ cos थीटा। ये कहां से ले आ रहे हो सर? हमको तो पता ही नहीं है। ये सब यहां से हमने दोनों, एक हमारा QT का मान, एक हमारा PT का मान रख रहे हैं। ठीक है, अब QT का मान भी रख देते हैं, QT स्क्वायर। देखो QT स्क्वायर, QT का मान कितना हमारा? PQ साइन थीटा का वर्ग। आगे सॉल्व करते हैं बिल्कुल सिंपल वे से, बहुत ही यार इजी है यार, आप लोग तो आसानी से कर लोगे। यहां पर देखो OQ का वर्ग है तो रहने दो, यहां पर OP का वर्ग है तो रहने दो, यहां पे PQ का वर्ग हो जाएगा और कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, यहां पर आपका 2 OP इंटू PQ कॉस थीटा रहने दो, और यहां पर यदि हम PQ का वर्ग कर दें और यहां पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा आप कर सकते हो। थोड़ा ध्यान देना, बहुत सिंपल है। अब आगे देखो OQ का वर्ग रहने दो, OP का वर्ग है तो यहां पे रहने दो, और यहां पे प्यारे बच्चों ये PQ यहां भी है और यहां भी है। अब यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर दोनों में था ना, ये तो हमने कॉमन ले लिया और बचा 2OP इंटू PQ कॉस थीटा। ये लो बच्चा लो, अब थोड़ा सा यहां से समझना है। आपने पढ़ा है कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कहां पढ़ा दिए सर आप? अरे ये 10th क्लास में पढ़े हो भाई साहब, तो आपको यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया? OP स्क्वायर धन PQ स्क्वायर धन 2 इंटू OP इंटू PQ कॉस थीटा। अब देखो इसका मान था तो A का वर्ग हो जाएगा, सॉरी ये R का मान था तो R का वर्ग, इधर ये OP A का वर्ग, PQ तो आपका क्या था? PQ, ये B तो B का वर्ग, और प्लस 2AB कॉस थीटा। बस आंसर आ गया। अब कुछ छेड़खानी नहीं चलेगी। अब हमारा R का मान आएगा तो ये वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और यही हमारा प्यारे बच्चों, यही आ चुका है क्या? R, यानी
परिणामी सदिश आर का परिमाण। ये लो, समझ रहे हो। अब थोड़ा सा एक चीज और मैं यहाँ पे एक दो फार्मूला बता देता हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है भाई साहब, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग लगाते हैं, परिणामी कैपिटल आर की दिशा यदि हम निकालें तो मान के चलते हैं, हमने डायग्राम में बताया था, थोड़ा सा आपको यहाँ पर आगे चल के बता देंगे कि माना जो परिणामी आर है ना, परिणामी आर वो ए के साथ, परिणामी आर सदिश ए के साथ, सदिश ए के साथ जानते हैं कितना कोण, अल्फा कोण बनाता है, अल्फा कोण बनाता है। सर कहाँ की बात कर दी, हम तो समझ ही नहीं पाए। ये डायग्राम में देखो बना है अल्फा कोण, आर ए के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो यदि हम इस समकोण त्रिभुज में ले लें ओ टी क्यू में, है ना, तो यहां पर लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ क्यू टी में या ओ टी क्यू में ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। tan अल्फा यदि मैं कहता हूं तो आप कह देते सर कर्ण, नहीं लंब, लंब ओटी, ओटी नहीं, हम देखते हैं क्यूटी है बटा ओटी, यानी आपका ओटी बटा ये कहां से लिख दे रहे हो सर, डायग्राम आपको दिख ही नहीं रहा है। देखो tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब है क्यूटी, आधार है ओटी। ओटी को हमने दो भागों में बांटा है, ओपी और पीटी। यही चीज तो हमने कर दिया सर, ये लो, यही चीज तो हमने करा है ना, यही चीज तो करा, आगे कछु नहीं किया भाई साहब। tan अल्फा रहने दो सर। हमारा क्यूटी का मान क्या है, पी क्यू साइन थीटा, सही है, और ओपी है भाई साहब, तो इसको ओपी रहने दो, और जो पीटी है वो पी क्यू कास थीटा है। अब हमको भाई साहब यहां से tan अल्फा का फार्मूला चाहिए था, तो tan अल्फा हमारा फार्मूला निकल आया, tan अल्फा बराबर पी क्यू का मान कितना था, तो b साइन थीटा। आप डायग्राम में देख लो, ओपी का मान कितना था, तो a, और यहां पर हो जाएगा b कॉस थीटा। जरूरत पड़े तो परिणामी और एक सदिश, है ना, परिणामी सदिश और वेक्टर a, यानी एक सदिश के बीच का कोण निकालना चाहें तो इस आधार पर हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं इस वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ मेरे बच्चों, यदि नोट्स लेना है इसी प्रकार से तो 100 रुपीज चार्ज है। आप 9685 29 51 49 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 9685 29 51 49।